ओके फाइन। चलिए हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एरर्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं और एब्सोल्यूट एरर वगैरह निकालना हमने अभी सीख लिया है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम फाइनली पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब ये है कि जब आप क्वांटिटीज ऐड करते हैं ए प्लस बी, तो यार ए के मेजरमेंट में भी एरर थी और बी के मेजरमेंट में भी एरर है। कोई भी क्वांटिटी हम बिना एरर के तो कभी नाप ही नहीं सकते। तो हम जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं ना, तो उनके साथ उनकी एरर्स में भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो जाता है। सो हाउ डू वी टेक देम इनटू अकाउंट, ये आज हमको पढ़ना है। बात समझ में आई? आपके पास दो मेजरमेंट है, एक है ए और एक है बी, और ए के मेजरमेंट को भी बताया गया है उसकी मीन वैल्यू और उसकी एरर की मीन, फिर बी को भी बताया गया है उसकी मीन वैल्यू और उसकी एरर की मीन, ऐसा बताया है। अब वो कहेगा आप ये मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए या ऐड करिए या सब्सट्रैक्ट करिए। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन तो जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, पर एरर वाले पार्ट को अब कैसे हैंडल करेंगे? एडिशन में एरर्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में एरर्स का क्या होगा, डिवीजन में एरर्स का क्या होगा और सब्सट्रैक्शन में एरर्स का क्या होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। और हाँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड, this is more important for exam than anything else which we have studied so far, at least in the chapter of errors, right? तो heading दे दीजिए error of a sum or a difference, error of a sum or a difference। तो कायदे से मुझे इसका डेरिवेशन कराना नहीं चाहिए, इसका सिर्फ रिजल्ट हमें पढ़ना चाहिए और इसके रिजल्ट को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना चाहिए। वो वाला पार्ट बड़ा आसान है इनिशियली। चलो हम इसका डेरिवेशन भी करके देखते हैं। कहता है लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी। मान लीजिए z है, जो हमने a प्लस बी, उसका है ही क्वांटिटी यही है। जैसे पेरीमीटर निकाल रहे हैं, मतलब सपोज एक रेक्टेंगल की लेंथ प्लस ब्रेड्थ ही निकाल के बता। तो अब a आपको कैसे दिया जाएगा? जब आप a नापोगे तो आपके पास a होगा और उसके में एरर होगी। ऐसे ही जब आप b नापोगे तो उसमें b की कुछ मेजर्ड वैल्यू होगी और b की एरर होगी। तो जो z आएगा इसकी भी z की ट्रू वैल्यू और आएगी और आंसर में थोड़ी एरर भी आएगी। तो एरर कितनी आएगी वही मैं देखना चाहता हूँ। तो z प्लस माइनस z, एक तो z को हमेशा ऐसे लिखना चाहिए इसका पेट काट के, नहीं तो z में और 2 में आगे चल के कंफ्यूजन होने लगता है। हो जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये हो गया। z तो a प्लस बी कट गया, z तो a प्लस बी कट गया। अब एरर को हैंडल करना है। एरर ये है डेल्टा z, पॉसिबल वैल्यूज of delta z are, delta z यानी error in the measurement of z। डेल्टा का मतलब एरर, डेल्टा z मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z। तो ये क्या होगा? होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों में मैंने प्लस साइन ले लिया। दूसरा होगा डेल्टा a माइनस डेल्टा b, तीसरा होगा माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और चौथा होगा माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ये चार कॉम्बिनेशन बनेंगे ना? यस सर। या तो मैं a को थोड़ा ज्यादा नापूंगा और b को भी थोड़ा ज्यादा नापूंगा, तो एरर है a। ये मैंने a को थोड़ा ज्यादा नापा और b को थोड़ा कम नापा, तो एरर है डेल्टा a माइनस डेल्टा b। या मैंने a को थोड़ा कम नापा और b को थोड़ा ज्यादा नापा, तो एरर है माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और या फिर मैंने दोनों को ही थोड़ा थोड़ा कम कम नापा, तो टोटल मेरी एरर इतनी होगी। एरर की पॉसिबिलिटीज आपके मेजरमेंट में इतनी हैं कि ए की जो एरर, ए को आप हो सकता है ज्यादा नापो और बी को हो सकता है आप कम नाप लो, और फिर अब उनको ऐड करोगे तो एरर अपने आप कॉम्पनसेट हो जाएगी। क्योंकि ए को सपोज ए की वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.1 है, मेरे ख्याल से इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और बी की वैल्यू 20 प्लस माइनस 0.2 है। तो आप हो सकता है जब ए प्लस बी कर रहे हो तो आप ए को तो 10 प्लस 0.1 नाप लो, ए को थोड़ा ज्यादा नाप लो और बी को ये नाप लो। अब जब आप a प्लस बी निकालोगे तो आंसर थोड़ा एरर अपने आप कैंसिल हो जाएगी, एरर अपने आप थोड़ी सी कैंसिल हो जाएगी। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक रूल हम बना लेते हैं और फिर
उसके बाद हम सोचेंगे नहीं कभी भी इसके बारे में। हमारा कहना है, आप इसके नीचे लिख दीजिए, बट वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। We are always interested in calculating the maximum possible error because we want to be ready for the worst case. We are always interested in maximum possible error because we want to be ready for the worst case. इसलिए हम ये एरर या ये एरर मानते हैं, हम इस केस को कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि इनमें एरर मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। कहीं तुम ज्यादा नाप रहे हो और कहीं तुम कम नाप रहे हो, तो ओवरऑल लेंथ तो तुम ठीक नाप रहे हो ना। उस मेजरमेंट में तो ज्यादा एरर नहीं है ना, इस मेजरमेंट में तो ज्यादा एरर नहीं है। पर ए को भी तुम थोड़ा ज्यादा नापते और बी को भी थोड़ा ज्यादा नापते तो तुम्हारी लेंथ आती है 10 + 20 ना 30, ये 10 + 20 ना 30 और एरर आती है उसमें 0.3। हम एरर को मैक्सिमाइज करके बताना चाहते हैं, किसी को धोखे में रखना नहीं चाहते, इसलिए हम इन एरर्स को इग्नोर कर देते हैं और हम सीधे डायरेक्टली अलग से लिख देते हैं। Excuse me, sir. So Derivation. Sir, derivation is important. Directly formula use करके. Not at all. मैं बताऊंगा, बिल्कुल important नहीं है derivation. अभी तो ये लिखना था। मैं फिर से लिख देता हूँ, मैंने क्या लिखा था, आप क्या पूछ रहे, लिखना था, मैंने रब कर दिया ऐसा। हाँ सर समझ रही थी मैं, तो मैंने अभी लिखा नहीं था। लिखते भी जाया करो साथ साथ, मैं लिखवा देता हूँ। z = a + b, z = a + b, तो फिर z ± डेल्टा z होगा a ± डेल्टा a प्लस b ± डेल्टा b। फिर इसको हो जाएगा a + b ± डेल्टा a ± डेल्टा b। तो z तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो डेल्टा z = ± डेल्टा a ± डेल्टा b। ये एरर है, इसमें मैं प्लस माइनस लगा भी सकता हूँ, नहीं भी लगा सकता, उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। इसके लिए बॉर्डर मत करना कि यार यहाँ ये प्लस माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हमें इसी से मतलब है बस। फिर मैंने कहा था पॉसिबल एरर्स आर नंबर 1 प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, नंबर 2 प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, नंबर 3 माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और नंबर 4 माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। और उसका हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स। या तो दोनों को थोड़ा ज्यादा नाप लो या दोनों को थोड़ा कम नाप लो। इसलिए हम एक्स जो एरर की बात करते हैं ना, वो ये करते हैं, ये पूरा डिस्कशन ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही टफ है। हाँ, फिर भी आपके दिमाग में इसे बैठने में टाइम लगता है, आई एग्री। पहले आप इसके न्यूमेरिकल कर लेना, जब न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो डेरिवेशन भी आसानी से बन जाएगा। उल्टा करना, अगर तुम फिजिक्स में 150 या उससे ऊपर नंबर लाना चाहते हो, और एक बात बिल्कुल कान खोल के सुन लो कि फिजिक्स में 140 नहीं आए तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा भी नहीं किसी भी मेडिकल कॉलेज में। वो जमाने गए जब बायो में 330 नंबर आते थे, फिजिक्स में 50 नंबर आते थे तो भी सिलेक्शन हो जाता था। 480 मार्क्स पे सिलेक्शन होता था, ज्यादा पुराने नहीं, 2013 की बात कर रहा हूँ। आज 650 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारे साल। और डिसेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेज की बात करें तब तो और भी खतरनाक ही बात है। तो एनीवे, तुम देखना, मेरी बात मानना कि पहले न्यूमेरिकल करना और उसके बाद थ्योरी पढ़ना और उसके बाद डेरिवेशन समझना। न्यूमेरिकल तुमसे इसके बड़े ही ज्यादा आसानी से बन जाएंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको रट लो, ये देखो कि मैंने इसमें प्लस कॉमन ले लिया है और इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर से प्लस साइन, ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस दोनों है, ये बात लिख दो।
लिख दो कि साइन इनसाइड द ब्रैकेट इज प्लस, साइन इनसाइड द ब्रैकेट इज प्लस, साइन आउटसाइड द ब्रैकेट इज प्लस माइनस। ये काम की बात है। मतलब ये है, लिख दीजिए कंक्लूजन, कंक्लूजन। इनमें आपको मजा आएगा, इन सवालों में देखना आपको मजा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये आपसे जरूर बनेंगे भी। जितने भी सवाल अभी अपन ने ग्रुप पे भेजे हैं ना, शायद आपसे आज की क्लास के बाद सारे बन जाएंगे और बड़ी कंफर्टेबली बन जाएंगे। और उनकी सोल्यूशन मत देखना, सिर्फ मेरे मेथड से करना। पहला रूल ये बना लो, कंक्लूजन लिख लो, 5 स्टार दे दो। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में भी यही होता है। सब्सट्रैक्शन का डेरिवेशन एनसीईआरटी ने दिया भी नहीं है तो मैं भी नहीं कर रहा, आप कहोगे तो जरूर कर दूंगा। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन एरर्स आर ऑलवेज एडेड। बस यही आपके गोल्डन वर्ड्स हैं। इतनी सी बात पे आपसे न्यूमेरिकल बन जाया करेगा। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन एरर्स आर ऑलवेज एडेड। क्योंकि हम तो भैया यार ईमानदार आदमी हैं, हम तो बताना चाहते हैं कि हमसे यहाँ भी गलती हुई, यहाँ भी गलती हुई, यहाँ भी गलती हुई, तो हमारी सारी एरर्स ऐड कर लो और उसके बाद मंजूर है तो सिलेक्शन करो हमारा, नहीं तो भगा दो। पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो अपनी एरर्स को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। हाँ, तुम टोटल इतना थोड़ा ज्यादा भी नाप सकते हो और तुम इतना टोटल थोड़ा कम भी नाप सकते हो। बाहर जरूर प्लस माइनस आता है पर ब्रैकेट के अंदर माइनस कभी नहीं आता। इस कंक्लूजन पे इतने पे आपसे न्यूमेरिकल बनने लगेंगे, इतने पे आपसे मस्त न्यूमेरिकल बनने लगेंगे। एग्जाम्पल 2.8 देख रहा हूं मैं, कहता है टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर, एक का टेम्परेचर है 20 प्लस माइनस 0.5 और दूसरे का 50 प्लस माइनस 0.5। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस यानी मे बी आप मान लीजिए T2 माइनस T1 निकालना है तो पहले 50 माइनस 20 कर दीजिए, वो 30 आ जाएगा और एरर सीधे सीधे ऐड होगी। T2 है 50 प्लस माइनस 0.5 और T1 है 20 प्लस माइनस 0.5। मैं बड़ा माइनस छोटा कर रहा हूँ, फिर मैं T2 माइनस T1 निकाल रहा हूँ। तो डिफरेंस निकालने का तो ये तरीका है, पर एरर्स तो अभी भी सब 0.5 ऐड होंगे ना। हाँ, टेम्परेचर का डिफरेंस अगर तुम एरर की बातें नहीं करते तो टेम्परेचर डिफरेंस तो 30 आता है, पर आंसर दिया जाएगा 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर आएगा सर। आपने कहा सब्सट्रैक्शन करो, हम T2 और T1 को तो सब्सट्रैक्ट करेंगे पर हम उनकी एरर्स को ऐड करेंगे। ये साइन अंदर पॉजिटिव आएगा, बाहर प्लस माइनस आएगा, क्योंकि मैं फाइनल अपना आंसर 30 प्लस 1 या तो दे सकता हूँ या 30 माइनस 1 दे सकता हूँ, इसलिए ये साइन प्लस माइनस आता है। आप डेरिवेशन बार भी मत पढ़िएगा, अगर आप डेरिवेशन पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। आप केवल इस न्यूमेरिकल को देखिए और इसके आधार पे दूसरे और न्यूमेरिकल करिए। सर एरर्स हर केस में प्लस ही होंगे? एरर्स में बिल्कुल जितना बड़ा बड़ा लिख सकते हो लिख दो, कूद कूद के लिख दो, अलग अलग कलर्स में लिख दो कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, हम एरर हमेशा ऐड करते हैं, हम कोई किसी को धोखे में रखना नहीं चाहते। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रूल हल्का सा चेंज हो जाएगा, बट ब्रैकेट के अंदर का साइन हमेशा प्लस ही रहेगा। जो बेसिक ऑपरेशन है वो सब्सट्रैक्शन का है, तो मैंने सब्सट्रैक्ट किया और एरर्स को ऐड किया। यदि T2 प्लस T1 निकालना होता ना इसमें, तो मैं इन दोनों को ऐड करता, पर एरर्स को तो कहते हैं एनी हाउ ऐड ही करने वाला। अगर T2 माइनस T1 निकालना है तो 50 माइनस 20 करिए और उसके बाद एरर्स को ऐड करिए। अगर T2 प्लस T1 निकालना है तो 50 प्लस 20 ऐड करिए और उसके बाद एरर्स को तो हमेशा ऐड करिए। बताइए सवाल आपसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब बनेंगे, इजी है। बन जाएंगे, easy। बहुत बढ़िया बनेंगे, मस्त बनेंगे और हम आपका कॉन्फिडेंस आएगा भी। और सबसे बड़ी बात है PYQ के पेपर आपसे लपक के बनेंगे। देखो अभी इस बीच मत सॉल्व करना प्लीज, मेरी क्लास के दरमियान बिल्कुल देखना मत क्वेश्चन की तरफ, इत्मीनान से क्लास के बाद करना और आपका कॉन्फिडेंस सीधे अच्छी ठीक ठाक लेवल पे आ जाएगा एंड यू विल लव these क्वेश्चंस। और सिर्फ यही आए हैं पेपर में जो सॉल्व करने में आसान होते हैं। वो जो लेंदी क्वेश्चन था कि 5 रीडिंग्स दे दी और उनमें एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो मैंने लिखवा दिया कि नहीं आएगा।
मैं करूंगा जरूर सर solve। अगर वो थोड़ा सा ना बने तो चलेगा ना, अगर वो थोड़ा सा हाँ ना तो ना बने बने तो अभी तो चलेगा, अभी तो फर्क नहीं पड़ता, अभी तो 2 साल है उसको सीखने के लिए, कभी भी धीरे से सिखा देंगे आपको। 4 क्वेश्चन उसके जिस दिन करा दिए उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी हमें एक एक लाइन जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें हम परफेक्ट हो जाएं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसमें वो डेसिमल्स में एडिशन वगैरह आता है तो लेंथी हाँ, पड़ तो जाता है। इसी वजह से वो लेंथी पड़ जाता है, बिल्कुल सही। हाँ छोड़ दो आप अभी, आप तो इसके मजे लो बस। क्या यस सर। एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में अगर वो कह रहा है ऐड करो तो मैं ऐड करूंगा, सब्सट्रैक्ट करो तो सब्सट्रैक्ट करूंगा, और उसके बाद एरर्स को तो मैं हमेशा ऐड करूंगा। अब आप सीधे हेडिंग दे दीजिए, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट। मैं इसका भी डेरिवेशन करा तो देता हूं, पर इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट। तो आप चाहो तो पहले लिख लो डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट। सपोज कहता है z is equal to a into b, आप बस एक काम जरूर करिएगा कि z को ऐसा मत लिखिएगा, ऐसा जरूर लिखिएगा, ताकि z में और true में कभी भी किसी भी स्थिति में कंफ्यूजन ना हो पाए। अब जब आपको a सवाल में दिया जाएगा ना, तो वो हमेशा a भी देगा और उसकी एरर भी देगा, और इसी तरह b जब देगा ना तो b भी देगा और उसकी एरर भी देगा। फिर हम आंसर कहेंगे हमारा z जो आंसर आ रहा है, मान लीजिए प्रोडक्ट z आ रहा है, तो उस आंसर में भी थोड़ा सर, एरर। हाँ सर आपने बी के साथ डेल्टा जेड क्यों लिखा है? हाँ सॉरी गलत लिख दिया। A will be given to you along with its error. B will be given to you along with the error in B, and the answer you obtain will have Z and the error component. अब एक काम करते हैं, Z plus minus delta Z, तो आप ओपन कर दो इसको, हो गया A B, फिर हो गया प्लस A, ऐसे मत करते हैं अपन, अगर इसमें से Z कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 1 plus minus delta Z by Z। ये कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और b कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय a। फिर मैं z को ऐसा लिखूंगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, ये भी हो जाएगा, और अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 प्लस डेल्टा a बाय a, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, और प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इनटू डेल्टा b बाय ऐसा कुछ आएगा। फिर पहले मैंने 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया और ये आया, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 टर्म्स इसमें और 2 टर्म्स इसमें हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में 4 टर्म्स आ गए, 1 2 3 4। यस सर। ये जो है ना, ये कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं आपको, ये हो सकता है डेरिवेशन में तो सर बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा है। मत चलाइए, ज्यादा अच्छा है। अभी देखना न्यूमेरिकल जब बन जाएगा ना, तो 3 दिन बाद आप कहना कि सर ये डेरिवेशन एक बार फिर से करा दो, हम आपको फिर से करा देंगे। मत ओके सर। चलाइए, अभी मत चलाइए, मैंने भी थोड़ा सा तेज तो पढ़ाया है इसको, और अभी भी मैं कह रहा हूँ ये कर दिया। अगर स्कूल टीचर इसको कराता है तो आप करिएगा, वरना डेरिवेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है? ओके सर। यस सर। बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वी आर नॉट बेनिफिटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस। उसमें 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस नेगेटिव। हम ये जो क्वांटिटी ना इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं ऐसा लिखा करूंगा 0। ये पूरी जो क्वांटिटी है ना, उस पूरी क्वांटिटी को मैं 0 लिख रहा हूँ। क्यों? मैंने कहा एक्चुअली ए में एरर ए की रिलेटिव एरर कुछ आएगी, जैसे 0.01 टाइप की आएगी, बी की रिलेटिव एरर भी 0.01 टाइप की कुछ आएगी, बहुत छोटी आएगी ना रिलेटिव एरर आउट ऑफ 1। तो छोटा इनटू छोटा विल बी घना छोटा, Yes, sir. Yes, sir. This will be further negligible. 0.01 into 0.01 is hardly anything, and we can ignore it. तो लॉजिक तो हमें भी समझनी नहीं है। अब आप क्या करो, ये 1 और ये 1 काट दो, और डेल्टा z बाय z को मैं फाइनली सीधे लिख देता हूँ तुम्हारे सामने, ऐसा है मैक्सिमम पॉसिबल। मैंने ब्रैकेट के अंदर अभी भी प्लस लिया है, इसके भी 4 केस बनते हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
ये नेगेटिव। अभी तो मैं समझ लो तुम्हें डेरिवेशन का ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली इसमें इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। तो आप अगर इसे लिखते भी नहीं है अपनी कॉपी में तो भी चलेगा, और जिस दिन आपको जरूरत महसूस हो कि यार ये तो टीचर ने पढ़ाया और समझ नहीं आया, आप मुझे बता दीजिएगा, अपन इसे फिर से पढ़ लेंगे। सर तो हमें ध्यान तो एकदम लास्ट में कंक्लूजन यही रखना है ना कि डेल्टा जी, नहीं डेल्टा, सो ये क्या है जेड डेल्टा एरर? हाँ मैं बताता हूँ आपको, जो कंक्लूजन लिख लीजिए। अब इतना आपने लिखा या नहीं लिखा इससे फर्क नहीं पड़ता, कंक्लूजन को याद कीजिएगा, 5 स्टार दे दीजिएगा। इस पे सवाल बनेंगे और आप आएंगे भी और आपसे मस्त बनेंगे भी और आपको खुशी मिलेगी। जो पिछली क्लास का हमारा डिस्कशन था उसके सवाल थोड़े लेंदी होते हैं, इसलिए वो पेपर में आज तक नहीं आए। इसका कंक्लूजन ये है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो प्रोडक्ट और क्वोशंट की बात कर रहा था ना, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिलेटिव एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अब रिलेटिव को हाईलाइट कर दीजिए। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि भैया एरर के अंदर तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा प्लस साइन होता है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। हमारा कहना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अब हम इसकी कंप्लीट समरी लिख लेते हैं। यहां तक की कंप्लीट समरी लिख दीजिए। नंबर 1, एडिशन, इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन errors are always added, and in multiplication and division relative errors are always added, fractional errors are always added। अगर आप चाहते हैं कि आपसे सवाल बने तो आप डेरिवेशन मत पढ़िएगा। डेरिवेशन पढ़ने में आपके बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे और उस तक खोपड़ी सनक जाएगी, तो उसके बाद सवाल आपसे बनेगा ही नहीं। सीधे समरी पढ़िए बस। मैंने तो आपको बताया है कि मैं लगातार समरी लिखवाता जाऊंगा और समरी पे आपसे न्यूमेरिकल बनते ही जाएंगे, ये गारंटी है। जिस लेवल के आजकल आ रहे हैं उस लेवल के सवाल तो किसी से भी किसी को भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, जब तक आपने कसम खा ली हो कि नहीं मुझे तो फिजिक्स सीखनी नहीं। जो इजीएस्ट अलजेब्रा होती थी 4th 5th 6th क्लास की में भी, अगर उतनी आपको आती है तो बस आपसे फिजिक्स जरूर बनेगी। और अभी जो हम सवाल कर रहे हैं पूरे 2 साल ऐसे ही करीब करीब सवाल करेंगे। रूल बना लिया हमने, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर्स ऐड करते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पहले रिलेटिव एरर निकालते हैं फिर उनको ऐड करते हैं। ऐड तो करना ही करना है, या तो डायरेक्ट एरर्स को ऐड करना है या उनके रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करना है। बस इतनी सी बात अगर ध्यान रहेगी ना तो लपक के सवाल बनेंगे आपसे। हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं 2.9 में रेजिस्टेंस V/I है। 2.9 में V उसने दिया है 100 ± 5 और I उसने दिया है 10 ± 0.2। हाँ तक परसेंटेज एरर है। तो भाई आपने V/I तो R हो जाएगा V/I, तो बेसिकली वो हो गया 100/10, तो वो तो आ गया 10। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे मालूम? आप ये लिखोगे कि डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I। चाहे ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब ये थोड़ा टफ है हल्का सा सवाल, पर बस इतना ही है। चाहे ये 2 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही होती है, चाहे ये डिवाइड हो रही होती है, क्योंकि R, V और I पे डिपेंड करता है और डिपेंडेंसी प्रोडक्ट टाइप की है या क्वोशंट टाइप की है। तो बस ये इक्वेशन जरा ध्यान से थोड़े समय देनी पड़ेगी आपको। तो डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V/V 5। सर आप ये चीज फिर से समझा दीजिए। ये डेल्टा V/V हो गया और ये डेल्टा I/I। सर आप एक बार ये चीज फिर से समझा देंगे ये क्वेश्चन? हाँ ये थोड़ा ध्यान दीजिए। एक दो बार खाली ये कठिन लग सकती है, उससे ज्यादा ये टफ नहीं लगेगी। उसने ये कहा है कि आप रेजिस्टेंस निकालिए और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I उसने दिया है
तो रिलेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन का तो नहीं है, या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों चीजों को या डिवाइड कर रहे हैं दोनों चीजों को। तो मैं रेजिस्टेंस V बाय I से निकालता हूँ, तो ये V और ये I है, रेजिस्टेंस तो ये हो गया। सामान्यतः तो हमें एरर के लिए तो बॉदर करते नहीं थे, तो नॉर्मली V बाय I से जो R निकालते हैं वो हमने R निकाल लिया। हालांकि मुझे इस स्टेप की फिलहाल जरूरत ही नहीं, मुझे इस स्टेप की जरूरत ही नहीं है। उसने R तो मुझे निकालना ही नहीं था, उसने सिर्फ No, कहा था sir, in this formula we have to keep the value of R also ना सर, जहाँ आपने R लिया है तो वहाँ 10 रख सकते हैं। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि फाइंड द एरर इन R, क्वेश्चन ने कहा फाइंड द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन R। ओके एक्चुअली यू सर, हैव टू कैलकुलेट डेल्टा R बाय R into 100। ठीक है सर। तो मेरे को R का स्टेप तो मुझे करना ही नहीं था, मुझे सिर्फ ये पहचानना है कि R डिपेंड्स ऑन V and I and the dependency is of quotient type। बस फिर तो क्या है, डेल्टा R बाय R is equal to relative error in R is equal to relative error in this plus relative error in this। relative error in Z is equal to relative error in A plus relative error in B, whether Z is equal to A by B or Z is equal to A into B। इसको दिमाग में बैठने में थोड़ा सा, हाँ सो अगर हमें V की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और हाँ सर, और R और I गिवन होते तब भी हम यही अप्लाई करते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, शाबाश। मैं इसको बदल देता हूँ, इसको R कर देता हूँ सपोज में, ठीक है। यस और सर, अब मुझे कहा जा रहा है कि V निकालो, तो V है IR, तो डेल्टा V बाय V होगा डेल्टा I बाय I प्लस डेल्टा R बाय R। तो बिल्कुल यही करते हैं, डेल्टा I बाय I 0.2 बाय 10 और डेल्टा R बाय R 5 बाय 100। और अगर आप परसेंटेज मांगते तो मैं इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देता। बिल्कुल सही कहा आपने, मजा आ गया, बहुत ही प्यारा है, बहुत मैकेनिकल है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। यस सर। सर इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, हमें बस ये देखना है। तो सर बट इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आंसर में चेंजेस कैसे हुए? कोई चेंज नहीं आएगा, ये एरर पार्ट है। अगर मेरे को V निकालना होता तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता, पर मुझे Yes, अभी sir. तो सिर्फ एरर पार्ट निकालना है। एरर पार्ट निकालने में देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके सर। अगर प्रोडक्ट निकालना है तो हाँ मैं 10 into 100 करूंगा। यस अगर क्वोशंट निकालना होता तो मैं 100 by 10 करता। पर जहां तक एरर पार्ट है, एरर पार्ट के कैलकुलेशन में कोई स्टेप चेंज नहीं होता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन वाला केस हो चाहे वो डिवीजन वाला केस हो, एरर वाला पार्ट हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट होता है। V डिपेंड्स ऑन I and R, ऐसा चाहो Yes, तो sir. आप लिख तो नहीं रहा मैं, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि V I और R पर डिपेंड करता है। तो V की रिलेटिव एरर है I की रिलेटिव एरर प्लस R की रिलेटिव एरर, चाहे V Okay, का sir. फॉर्मूला, चाहे प्रोडक्ट का रिलेशन हो चाहे डिफरेंस का रिलेशन। ओके सर। अब से 4 टाइप के न्यूमेरिकल मिल बन जाएंगे, जहां Z का फॉर्मूला A प्लस B हो, जहां Z का फॉर्मूला A माइनस B हो, जहां Z का फॉर्मूला A इंटू B हो, और जहां Z का फॉर्मूला A बाय B हो। ये 4 न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। यहाँ आप एरर्स को सिंपली ऐड करिएगा, यहाँ पे भी एरर्स को ऐड करिएगा, यहाँ A की रिलेटिव एरर प्लस B की रिलेटिव एरर को ऐड करिएगा, यहाँ भी A की रिलेटिव एरर प्लस B की रिलेटिव एरर को ऐड कीजिएगा। यस सर। In multiplication and division, relative errors are added. In addition and subtraction, errors are added. बस यही महामंत्र है, इसको ध्यान रखो। 2 4 5 6 7 8 बार में सवाल आपसे मस्त बनने लगेंगे और लाइन से पूरे PYQ आपके सॉल्व हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगली क्लास हमारी जब होगी ना, तो हम वो सारे के सारे PYQ डिस्कस करेंगे और तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी सवाल में प्रॉब्लम बचेगी। मैं जरा आगे चलना चाहूंगा, ये एग्जाम्पल 2.10 जरा छोड़ दो, बाद में बात करेंगे इस बारे में, और तुम भी मत करना, अभी पार्ट बी तो बिल्कुल ही मत करना। 2.10 का पार्ट बी जो थोड़ा एडवांस्ड है, जेई स्टूडेंट्स के ज्यादा काम का है, तुम पार्ट ए अपने आप ट्राई कर लेना। चलो हम देख भी लेते हैं, R1 + R2 करना है तो रेजिस्टेंस 100 + 200 हो गया और एरर्स तो सीधे सीधे ऐड हो गए 3 + 4। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है ये नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए कायदे से सिलेबस में नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में, अभी छोड़ देते हैं। असली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो ये सी,
सी को लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी पे सबसे ज्यादा सवाल आए हैं पेपर में। एरर इन केस ऑफ अ मेजर्ड, हेडिंग दे दीजिए, एरर इन केस ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर। Error in case of a measured quantity raised to a power. सपोज वो कह रहा मैं एक बार फिर डेरिवेशन थोड़ा सा हल्का सा करवा रहा हूँ, और डीप में तो फिर मैं जा भी नहीं रहा। तो कहता है लेट z is equal to a square। एक बार फिर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट के आते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, इसके ज्यादा आते हैं। अभी मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें आप जानते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड का जेड क्या है, वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए। वही तो प्रोडक्ट हो गया ना। यस सर। हाँ ए सर। इंटू बी जैसे होता था ना, यस सर। ए इंटू बी होता था, ऐसे मैंने ए इंटू ए ले लिया, तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए। तो जो एरर आ रही है प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड की बात, वो आ रही है प्लस माइनस 2 डेल्टा ए। हम इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, और वो ये है कि जब किसी क्वांटिटी में जो भी पावर होगा ना, एरर निकालने के लिए तुम ए में एरर को पावर से मल्टीप्लाई करो। ये कंक्लूजन भाई, तुम्हारे पास था z का a स्क्वायर, तो a का जो पावर था ना, तो उस पावर से a में एरर को, a की रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देना, बस मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर बाय द पावर। इसका रूल ऐसा हमने क्यों किया, ये ज्यादा दिमाग मत लगा, भूल जाओ इसको मत पढ़ो कभी। डेरिवेशंस पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, उसका फॉर्मूला याद करिए या कंक्लूजन याद करिए और उसको लपक के न्यूमेरिकल्स में लगा दीजिए, 60 से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, इंटरेस्ट भी आ जाएगा। जहां 2-3-4 सवाल आपसे बने, वहां आपको इंटरेस्ट फिजिक्स में एकदम से आना शुरू हो जाएगा। इसके सवाल बहुत बनेंगे आपसे, बहुत बनेंगे। सर आपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है? मैंने लिखा है मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर बाय द पावर। ओके सर, ये कंक्लूजन है ना? हाँ ये कंक्लूजन है, और अभी सुपर अल्टीमेट केस आने वाला है। अब लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इसने लिखा है इन जनरल z is equal to a to the power p, b to the power q upon c to the power r। ये है सब बढ़िया। थे आपको सारे सवाल इसी के मिलेंगे जो आपने देखे ना, मानवेंद्र ने जब ग्रुप पे भेजे, सारे सवाल आपको इसी के मिलेंगे, हार्डली कोई और सवाल मिलेगा। मान लेते हैं कि z ये है, तो z में जो एरर आएगी ना प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, वो क्या होगी? a की एरर की बात करें तो ऐसे निकलेगी a में कि a के पावर को a की रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर दो प्लस q से मल्टीप्लाई कर दो, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। यस सर। हाँ सर। एरर को b की रिलेटिव एरर को b के पावर से मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में प्लस डेल्टा c बाय c। c की रिलेटिव एरर को c के पावर से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया असली मजा। मैं इसको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, अभी तुम अपना दिमाग उस तरफ मत ले जाओ, तुम सिर्फ रिजल्ट को पहचानने में अपना दिमाग लगाओ।
relative error in each quantity should be multiplied by its power. लिख दीजिए, ये conclusion लिख दीजिए. Relative error in each quantity, relative error in each quantity should be multiplied by its power, and then all such terms should be added, and then all such terms should be added. और सबसे बड़ी बात रेड इंक से लिख दीजिए, there should not be any minus sign anywhere. कहीं भी कोई माइनस साइन नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई माइनस साइन नहीं होना चाहिए. एक्चुअली तो ये ऐसा होना चाहिए था, z is equal to a to the power b, b to the power q, c to the power minus r. तो एक्चुअली तो z का फॉर्मूला होना चाहिए था p डेल्टा a by a प्लस q डेल्टा b by b माइनस r डेल्टा c by c. ऐसा हम लोग सीखेंगे. अगर कहीं नेगेटिव पावर भी होता है ना, तो ये एक्चुअली तो ऐसा आता है. पर अगर आप एरर निकाल रहे हैं, तो कहीं कोई माइनस साइन आता ही नहीं है कभी भी. एरर की कैलकुलेशन में एरर से भी माइनस साइन मत डाल देना. तो हो गया बस. सारे सवाल तुमको इसी पे मिलेंगे. अब देखना तुमको, मेरे ख्याल से तो इतना सर कंक्लूजन एक बार रिपीट कर देंगे. कंक्लूजन तो बस ऐसे ही है, मैं उसे पूरी प्रॉपर लिखवाऊं या ना लिखवाऊं. कंक्लूजन तो बस ऐसे ही है कि पावर्स रिलेटिव, हर एक में रिलेटिव एरर निकालो. ए की रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाय ए, ये मैंने गलत लिख दिया. ए की रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाय ए, और उसको उसके पावर से मल्टीप्लाई करते. फिर बी की रिलेटिव एरर निकालो डेल्टा बी बाय बी, और उसको उसके पावर से मल्टीप्लाई कर दो. आपको स्टेटमेंट का, कोई कंक्लूजन का स्टेटमेंट याद नहीं करना है. आप तो बस दिमाग में बैठा लो कि मैं हर एक में क्या करूंगा. फिर मैं सी का निकालूंगा डेल्टा सी बाय सी, और सी के पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इन सबको ऐड कर दूंगा, और कहीं कोई माइनस साइन नहीं आने दूंगा. वैसे तो जब कोई टर्म नीचे से ऊपर जाता है तो उसमें माइनस साइन आ जाता है पावर में. पर अगर ये एरर का चैप्टर है, एरर का सवाल है, तो हम तो दादागिरी से मैक्सिमम एरर बताना चाहते हैं, इसलिए हम हर चीज ऐड करते हैं इसमें. ये अल्टीमेट डिस्कशन है. दिमाग में बैठी कुछ बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसके बाद ये देखो कि एक और इम्पोर्टेंट बात लिख लो कि इफ वी आर डायरेक्टली गिवन परसेंटेज एरर्स, if we are directly given percentage errors, then the above calculation will also give us percentage error of the final answer. There is percentage error of the final answer. There is no need to multiply or divide by 100. सर आप फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज. अगर हमें परसेंटेज एरर्स दी हैं, if we are directly given percentage errors, then the above step will also directly give us percentage error of the result. Will directly give us the percentage error of the result. सर उसमें ट्रू वैल्यू का पता कैसे चलेगा सर? अभी तो हम सिर्फ एरर ही निकाल रहे हैं, हमें ट्रू वैल्यू नहीं निकालनी है इसमें. इस केस में आपको ट्रू वैल्यू कभी भी नहीं निकालने को दी जाएगी, सिर्फ एरर ही निकालने को दी जाएगी. लेकिन और हम सर एरर नहीं, हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं. सर कंक्लूजन के अंदर तो सर ए की वैल्यू भी चाहिए और जेड की भी चाहिए, बी की चाहिए. कोई सवाल कर लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा. बस अभी सवाल कर लेंगे. ओके सर. मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, आप बस ये लिखिए कि आपको अगर हर एक की परसेंटेज एरर दी है तो फाइनल आंसर भी अपने आप परसेंटेज एरर दे देगा. देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100. 100 से मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की
कहीं कोई भी जरूरत नहीं है 100 से मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की, कहीं कोई भी जरूरत नहीं है। आपका आंसर भी अपने आप परसेंटेज एरर में आ जाएगा। एग्जाम्पल 2.11 में तो खैर सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा है उसने। a to the power 4 है, z है a to the power 4, b to the power 1/3, फिर खाली c है और शायद b to the power 3/2 है। तो आप z को a to the power 4, b to the power 1/3, c to the power -3 and d to the power -3/2 लिख सकते हो। तो डेल्टा z बाय z हो जाएगा 4 डेल्टा a बाय a प्लस 1/3 डेल्टा b बाय b -1 डेल्टा c बाय c और -3/2 डेल्टा d बाय d। सर ये -3/2 प्लस होगा ना सर? हाँ, अगले स्टेप में मैं यही काम करूंगा। पहले तो मैं इसे ऐसे ही दोनों लिखना प्लस हो चाहूंगा, जाएंगे। पहले तो मैं इसे ऐसे ही लिखना चाहूंगा फॉर सम रीजंस कि भाई तुम नीचे से ऊपर लेके गए हो तो पावर साइन चेंज होगा। ठीक है सर। सर तो लास्ट लास्ट लाइन में में भी वो 3/2 के पहले प्लस हो जाना चाहिए ना? हाँ, इसके बाद में ये लिख दूंगा। फाइनल आंसर मेरा ये है, सिंस नो माइनस साइन एनीवेयर, नो माइनस साइन एनीवेयर, इसलिए मैं इन सबको वापस करके प्लस में लिखूंगा। ये डेल्टा z बाय z है जो कि है फाइनली 4 डेल्टा a बाय a, 4 डेल्टा a बाय a प्लस 1/3 डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस 3/2 डेल्टा d बाय d। ये है फाइनल आंसर। ये बीच का स्टेप आप चाहे तो ना लिखें, पर फिर आप में से कुछ लोगों को और लगता कि यार ये नीचे वाली चीज में भी तुम वही कर रहे हो। हाँ, हम नीचे से अगर ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज होता तो, और हमने किया भी, और जो नया पावर है उसी से मल्टीप्लाई किया भी, पर क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल रहे हैं इसलिए कहीं कोई माइनस साइन आता ही नहीं। इसे कहीं कहीं हो सकता है हमारी लॉजिक थोड़ी कमजोर हो, पर न्यूमेरिकल आपसे गारंटी से बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में स्कोर आप जितना चाहे ले जा सकते हैं। आप जितना टाइम बायोलॉजी को देते हैं उसका 1/4 टाइम फिजिक्स को दीजिए और देखिए क्या मार्क्स आते हैं। आप फिजिक्स को अवॉइड मत करिए, उसको फेस करिए। अभी तो 11th की बिगिनिंग है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो सबसे कम टाइम में आपका फिजिक्स का रिवीजन होगा और डायरेक्ट जो नोट्स में बातें लिखी हैं एज इट इज ये पेपर में फंसेंगे। मेरी ही कोचिंग के नहीं, किसी के भी इन बातों पे सवाल आएगा। वो कहेगा ए में 2% है चे एरर, बी में 1% है, सी में 5% है और डी में 3% है। वैल्यूज पुट कर देना और जो आपका आंसर आएगा, आप डेल्टा ए बाई ए को अगर उसने 2% बोला है तो 2 लिख दीजिए, डेल्टा बी बाई बी को 3% बोला है तो 3 लिख दीजिए, डेल्टा सी बाई सी को 1% बोला है तो 1 लिख दीजिए, डेल्टा डी बाई डी को, डी के एरर को 5% का है तो डेल्टा डी बाई डी की जगह 5 लिख दीजिए। फिर ये सारी सब ऐड कर दीजिए। ये डायरेक्टली आपका आंसर परसेंटेज एरर दे देगा आपको। फ्रैक्शनल एरर में कभी सवाल आता ही नहीं है, वो सवाल आएगा तो फिर भी थोड़ी सी मुसीबत होगी। परसेंटेज एरर में सवाल आता है पर हमें 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ता। हमें 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि LHS RHS पे सब परसेंट में है तो LHS भी अपने आप परसेंटेज में आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं। यस सर। तो यहाँ हमारी आपने ये सीखा, अगर ये सवाल आपसे बन जाते हैं ना और आपको इसको खुशी मिलती है तो आप समझ जाना साल भर यही चलेगा 11th 12th में कि आपकी थियोरी और लॉजिक कहीं कहीं कमजोर हो सकती है बाय चांस। मेरी तरफ से कसरत तो नहीं होगी, और आपको अगर वो नहीं क्लियर है तो चलेगा। आप तो ये पकड़ना कि भाई आपको इसका न्यूमेरिकल बता दो, वो हम सीख जाए। हमें लॉजिक नहीं चाहिए, हमें डेरिवेशन नहीं चाहिए, करना क्या है ये बता दो। और उसके मैकेनिकल स्टेप्स होंगे। ये मैकेनिकल स्टेप है ना कि पहले सारे पावरों से मल्टीप्लाई करो, फिर सबको प्लस बनाओ, फिर हर पावर को अपनी अपनी परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई कर दो। हम चाहें तो इनके स्टेप्स लिखवा सकते हैं। लिख दीजिए स्टेप्स, लिखिए स्टेप्स। नंबर 1, multiply the error in each term, multiply the error in each variable by its power.
multiply the error in each variable by its power. Whether this variable is the numerator or is in denominator. ये वेरिएबल चाहे न्यूमरेटर में है चाहे डिनोमिनेटर में है, ABCD को हम वेरिएबल कह रहे हैं। हर वेरिएबल को अपने अपने पावर से मल्टीप्लाई करिए। Z का फॉर्मूला है AB/CD, कुछ और उनके पावर भी है, तो बस अपने अपने पावर से अपनी अपनी रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या लिखा आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ना? So multiply error in each variable by its multiply part relative whether error this कर दो। variable वो चेंज कर दो, मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर इन ईच वेरिएबल। मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर इन ईच वेरिएबल बाय इट्स पावर। और उसके बाद साफ साफ नंबर 2 लिख दो कि रिमूव माइनस साइन इफ एनी। कहीं भी अगर कोई भी माइनस साइन है तो उसे हटा दीजिए। कहीं भी अगर कोई भी माइनस साइन है तो उसे हटा दीजिए। नंबर 3, बस ऐड ऑल दीस, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज डालिए जो जो दिया है, मतलब पुट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव रिलेटिव एरर्स, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव रिलेटिव एरर्स एंड कैलकुलेट। सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। Substitute the given values of respective relative errors. उसने A में जो relative error दी है, relative oblique percentage error, substitute the value of respective relative oblique percentage error of each variable. A में जो relative error दी है या A में जो percentage error दी है वो पुट करिए। पहले तो पावर आप ला ही चुके हो, आप 2 into डेल्टा A/A टाइप ला चुके हो, आप डेल्टा A/A की भी तो वैल्यू डालो। वो आपने रिलेटिव के बाद क्या बोला है? मैंने बोला है सब्स्टिट्यूट द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ रिलेटिव ऑब्लिक परसेंटेज एरर ऑफ ईच वेरिएबल। ओके सर। एंड कैलकुलेट। और बस अगली लाइन में फिर से लिख दीजिए कि if each relative error has been given in terms of percentage, each relative error has already been given in terms of percentage, then the final answer will also be obtained in percentage. No need to multiply anything by 100. No need to multiply or divide by 100. सर मींस ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आ जाएगा, अपन कुछ करना ही नहीं। परसेंटेज में आ जाएगा। देखो ये है, कोई क्वेश्चन ही दे दिए अपन को। अब आपको क्या, ठीक है, कंक्लूजन को ऐसे बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पढ़ा, उसके मतलब सवाल पहले खोला आपने, आपको करना ही चाहिए कि सवाल खोला, सवाल पढ़ा, फिर इसके स्टेप्स पढ़े कंक्लूजन के, और सवाल में कर लगाते गए। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले आपको एक कॉपी याद हो जाए फिर सवाल करें, वो तरीका आपका गलत है। सवाल खोलिए, आइडेंटिफाई करिए कि इसके स्टेप्स कहाँ हैं, और कॉपी खोलिए और साथ साथ सॉल्व करते जाइए। धीरे धीरे वो स्टेप्स आपको अपने आप सारे दिमाग में बैठ जाएंगे, अपने को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार भी पहले कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सवाल खोलिए और फिर देखिए कॉपी में कि यार इससे रिलेटेड बातें कहाँ हैं। उतने पे भी आपसे सवाल बन जाता है तो आप मास्टर हो ही जाएंगे। 3-4-5 सवाल के बाद आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। मिनिमम 5-6 सवाल के बाद ही चीजें क्लियर होंगी। मैं 1000 बार ये पढ़ाता रहूं तो क्लियर नहीं होगा। 4 सवाल तुम खुद करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखिए कर रहे हैं और यही अल्टीमेट है, और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि आज जो शीट माने ने अभी भेजी है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की, तो उसके सारे सवाल आपसे बनेंगे, शायद सारे, और बन जाए तो मुझे जरूर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हाँ सर ये एक नहीं बना या 2 नहीं बने, सब बन गए। आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरा भी। और भले ही आपकी आज पहली क्लास हो, सपोज इससे कोई लेना देना नहीं कि इससे पहले क्या पढ़ाया है, वो चीजें रिलेटेड ही नहीं है।
तो पूरे फ्रेश एक पॉजिटिव आउटसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से आप इसको सवाल को जरा करके देखिए। रूल्स हमारे क्लियर है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में एरर्स ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होती है, और अगर क्वांटिटी में पावर हो तो पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड होती है। आप चाहो तो ये लिख दो सुपर समरी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, सुपर समरी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। नंबर 1, in addition oblique subtraction, errors are always added. Addition oblique subtraction, errors are always added. Number 2, multiplication division, relative errors are added. Multiplication division, relative errors are added. Number 3, when quantity raised to higher power, the relative errors get multiplied by the powers. Relative errors get multiplied by the power, and then all such terms added. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का ये 3 स्टेटमेंट में पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। सर थर्ड स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दें। थर्ड ने ये कहा है when quantity is raised to higher power, then we multiply the relative error in each quantity by the power, relative error in each quantity by its power, and add all such terms. फिजिक्स इसीलिए आसान है क्योंकि 1 घंटे की क्लास को या 1.5 घंटे की क्लास को 3 स्टेटमेंट में समराइज किया जा सकता है, और कोई न्यूमेरिकल, कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। इसीलिए फिजिक्स आसान। एक बार तबीयत से करके तो देखो। अभी क्वेश्चन करो 3.12, 2.12 कहता है टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक्यूरेसी मतलब वही एरर। तो टाइम का फॉर्मूला है 2π/L/g, तो मुझे g निकालना है, तो मैं उसको स्क्वायर कर देता हूँ। Bring the unknown LHS. इसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेप और है जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, ड्रॉप द कॉन्स्टेंट्स। इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। आप चाहो तो g को L1t-2 लिख सकते हो, और डेल्टा g by g को 1 into डेल्टा L by L plus 2 into डेल्टा t by t लिख सकते हो। ये एक चीज हमने आपको अभी तक नहीं पढ़ाई थी। अगर कहीं कोई ऐसा कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है ना, लेंथ वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, और 4 एक कांस्टेंट है, और पाई स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स को आप ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि उनमें कोई एरर नहीं है ना। कांस्टेंट्स को ड्रॉप कर दीजिए, तो फाइनली ऐसा स्टेटमेंट लिखिए। पहली बात तो यह है कि जो अननोन होना चाहिए ना, वो एलएचएस पे होना चाहिए, और उस पर कोई स्क्वायर रूट या कोई पावर नहीं होना चाहिए। अननोन को एलएचएस पे लाइए विद पावर 1। ब्रिंग द अननोन ऑन एलएचएस विद पावर 1। एनसीईआरटी के भी सॉल्व एग्जांपल ढूंढ कर लीजिए आप, ये वाले एडिशन सब्सट्रैक्शन और हायर पावर वाले, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हायर पावर वाले सारे बन जाएंगे आपसे। जो भी नहीं बनेंगे हम सब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आप बताते जाइए, सारे बन जाएंगे। सिर्फ ये सुपर समरी जो पढ़ी है ना, लिखिए, इसे 2-3 बार पढ़ लीजिए। शुरू के कुछ सवालों में दिक्कत आएगी, फिर तो सट बनेंगे। ये एक नई चीज हमने पढ़ी। पहली बात ये पढ़ी कि जो अननोन है उसे एलएचएस पे लाइए और उसका पावर 1 होना चाहिए। फिर ये जो कांस्टेंट आ रहा है पूरा का पूरा, उसको ड्रॉप कर दीजिए। अब इसमें वैल्यू जान लीजिए, देखिए एल क्या है और डेल्टा एल क्या है। लेंथ है 20 सेंटीमीटर और नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी का मतलब है एरर, लिख दीजिए नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी मींस द लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। और एक बार मैंने आपको पढ़ाया था कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एरर। लीस्ट काउंट से ज्यादा कोई एरर थोड़ी करता है।
1 मिलीमीटर एक्यूरेसी मतलब जो डिविजन है वो 1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं, तो लीस्ट काउंट जो होती है वही एरर होती है। तो डेल्टा जी बाय जी में आप डेल्टा एल को 0.1 सेंटीमीटर डाल लीजिएगा, एल को 20 सेंटीमीटर डाल दीजिएगा, +2 प्लस माइनस नहीं सॉरी +2 डेल्टा टी। टाइम के बारे में वो क्या कह रहा है, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, ये भी लिख दीजिए, रेजोल्यूशन ऑल्सो मीन्स लीस्ट काउंट, resolution also means least count, or the pendulum is found to be 90 seconds, और ये है 90। बस अब हो गया, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सर 1 mm एक्यूरेसी मतलब 1 एक्यूरेसी 1 यार ये स्केल कर दो, ये है 1 मिलीमीटर जो तो उसका लीस्ट काउंट है वो। हाँ ये एक्यूरेसी बोले हैं, रेजोल्यूशन बोले हैं, जो तो भी सर कोई यहाँ पे तो एरर है ना? हाँ ये सब एरर ही है यस सर। भाई, ये इन सब का मतलब एरर ही होता है। तुम 20 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर की गलती कर सकते हो। यस सर। बस ऐसे ही है, यही करना है आपको। यहाँ पर एक वार्निंग लिख सकते हो आप कि T is the total time, T is the total time being measured, it is not the time period। ये जो T है ना, ये टोटल टाइम है। तुम 90 सेकेंड्स के मेजरमेंट में 1 सेकेंड की गलती कर रहे हो ना, तुम टोटल टाइम जो नाप रहे हो ना वो T की जगह डालना है, टाइम पीरियड नहीं डालना है। ये एक वार्निंग है। अब आप जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपसे कौन कौन से सवाल बने, कौन से नहीं बने। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत स्ट्रगल के बाद आपसे बहुत सारे सवाल, शायद सारे सवाल बन जाएंगे। कोई डाउट सर, आपको पूछना हो? सर डेल्टा एल में वो 0.1 मतलब 1 mm कैसे आया? यार उसने दिया था लीस्ट काउंट है या एक्यूरेसी है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को मैंने 0.1 सेंटीमीटर डाल दिया, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है ना, ये सेम यूनिट में होना चाहिए। तो मतलब डेल्टा उसमें एल क्या मतलब था? लीस्ट काउंट, है डेल्टा एल मतलब लीस्ट काउंट। हाँ डेल्टा एरर एल मतलब एरर है ना वो? हाँ एरर, देखो एरर डेल्टा की एल वैल्यू अच्छा हाँ कितनी सर, है? आ गया समझ में, एरर से समझ में आ गया। लीस्ट काउंट के बराबर ही तो आप एरर कर पाओगे ना। ये बात मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी कि लीस्ट काउंट से ज्यादा एरर थोड़ी आप करोगे। एक डिविजन ज्यादा पढ़ लोगे स्केल पर, स्केल पे आप रीडिंग लेते हो और थोड़ा भी कंसंट्रेशन कम है तो 10.2 को आप 10.3 बोल सकते हो, तो एक डिवीजन की गलती करते हो। तो जो एरर है वही डेल्टा एल है, वही एक्यूरेसी है, वही रेजोल्यूशन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ ये आपने जो सर यूनिट चेंज करी है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो सर हम लोग भी कर सकते हैं ना? अरे आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये सेंटीमीटर है भाई, व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग इज अ रेशियो, तो रेशियो के यस लिए सर। यहाँ मिलीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर तो नहीं चल पाएगा। या तो न्यूमरेटर भी मिलीमीटर में हो या डिनोमिनेटर दोनों मिलीमीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो, ये भी एक बात लिख दीजिए। सर तो Each- फाइनल Excuse me, आंसर? sir. फाइनल आंसर तो कितना आएगा वो मुझे अभी नहीं मालूम, मैं उसे डिस्कस भी नहीं कर रहा। कॉपी में आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है, आप देख के लिख लीजिए। पहले एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, उसके बाद आप मुझसे बात कीजिएगा। स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए इन ईच रेशियो द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर शुड हैव सेम यूनिट। अगर ये सेकंड है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए। इन ईच रेशियो द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर शुड हैव सेम यूनिट। या तो दोनों मिलीमीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो, और जैसे वहां दोनों सेकंड में हो, ताकि ये कट जाए। आप एक रेशियो निकाल रहे हैं और रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती, तो ऊपर और नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। इसलिए मैंने 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था। अब डाउट बोलिए। सर अभी इस फाइनल रिजल्ट को हम 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल 100 ऑसिलेशंस का निकालना था। इन लोगों ने क्या है, वैल्यूज दी, परसेंटेज नहीं दी। आप ये बात लिख दीजिए, हियर वी हैव बीन गिवन वैल्यूज। अगर वो बोलता लेंथ के मेजरमेंट में 2%, तो तुम जो ज्यादा न्यूमेरिकल पाओगे ना। देखो ये सवाल हल्का सा एडवांस्ड है, ये थोड़ा सा कठिन, इसको लिख दो एडवांस क्वेश्चन। तुम्हें पेपर में मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आएगा। So, sir,
हर एक की वैल्यू दी है। क्वेश्चन तुम्हें मालूम है कैसा आता है, बोलता है एल में 2% की एरर थी और टाइम में 1% की एरर थी। ये पेपर नीट 2023 में आएगा। बोलेगा एल में 1% की एरर थी और टी में 2% की एरर थी, अब तुम जी में एरर बताओ। वो सवाल तुमसे बढ़िया बनेगा बिंदास। यहाँ लिख दीजिए, here we have been given values and therefore finally we will have to multiply by 100 to calculate the percentage error. So सर यहाँ हम value- सारे क्वेश्चंस में फाइनली परसेंटेज एरर ही स्टेट करते नहीं, हैं। वो सवाल कहेगा, या तो सवाल कहेगा रिलेटिव एरर बताओ या वो कहेगा परसेंटेज एरर बताओ। सर वो इस हम और क्वेश्चन सवालों में से- तो वो एक्यूरेसी पूछ रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ जी में। एक्यूरेसी का मतलब एरर होता है। ओके सर, तो सर अच्छा, वो मान लो परसेंटेज मुझे- एरर बोल रहा है या नहीं, वो हमें मान लो कैसे मुझे पता सवाल से चलेगा? नहीं क्लियर है कि उसने रिलेटिव एक्यूरेसी मांगी है कि क्या एक्यूरेसी मांगी है, तो ऑप्शन देगा। ऑप्शन में अगर उसने परसेंटेज में चारों ऑप्शन परसेंटेज के दिए हैं, मतलब परसेंटेज एरर मांगी है, वो आपको Yes, क्लियर हो sir. जाएगा। आप अपने आप परेशान मत होइए। वो सवाल जैसे जैसे आप वैरायटी सवाल की करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अननोन कैसे दिया जाता है। ओके सर। अभी तो आप केवल यही समझो बस। That's all for today. थैंक यू सर। थैंक यू सर।